वेलकम टू द करंट अफेयर्स हाइब्रिड ऑडियो बुक सीरीज। इस सीरीज में हम विजन आईएएस मंथली मैगजीन से यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट करंट डेवलपमेंट्स को कवर करेंगे। यू आर वाचिंग यूपीएससी सिविल 360। जस्ट प्लग इन एंड स्टे यूपीएससी रेडी। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस स्कीम्स एंड प्लेसेस इन न्यूज फ्रॉम द अक्टूबर मंथली मैगजीन ऑफ विजन आईएएस। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो चलिए आज की चर्चा की शुरुआत करते हैं एक ऐसी स्कीम से जो कह सकते हैं रूरल इंडिया की लाइफलाइन है, एमजी नरेगा। यह हाल ही में काफी खबरों में थी क्योंकि सेंटर ने इसके शेड्यूल 1 में कुछ सिग्निफिकेंट अमेंडमेंट्स किए हैं। ऐसा लग रहा है कि अब फोकस सिर्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पर नहीं बल्कि वाटर कंजर्वेशन पर भी है। बिल्कुल सही। सेंटर ने एक नया ग्राउंड वाटर बेस्ड प्रायोरिटाइजेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस किया है। इसका मेन पर्पस है वाटर रिलेटेड वर्क्स के लिए फंड एलोकेशन को गाइड करना। लेकिन इन अमेंडमेंट्स की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है कि ये याद रखना जरूरी है कि एमजीएनआरईजीए के कोर ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। हाँ, वो बेस क्लियर होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, हर रूरल हाउस होल्ड को एक फाइनेंशियल ईयर में 100 दिनों का गारंटीड अनस्किल्ड वेज एम्प्लॉयमेंट देना। राइट। और दूसरा, रूरल पुअर के लाइवलीहुड रिसोर्स बेस को मजबूत करना, जैसे कि कुएं, तालाब बनाना या जमीन को उपजाऊ बनाना। बिल्कुल। तीसरा ऑब्जेक्टिव है सोशल इंक्लूजन, मतलब समाज के सबसे कमजोर वर्गों को इसमें शामिल करना। और चौथा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को एम्पावर करना, क्योंकि सारी प्लानिंग और मॉनिटरिंग ग्रास रूट्स लेवल पर ही होती है। ये चार स्तंभ ही इस स्कीम की असली ताकत है। डेफिनेटली। तो अब आते हैं इन नए अमेंडमेंट्स पर। ये ग्राउंड वाटर बेस्ड कैटेगराइजेशन, ये है क्या? इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, व्हाट्स फैसिनेटिंग हियर इज कि ये पॉलिसी को डेटा ड्रिवन बनाने की एक बहुत अच्छी कोशिश है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की डायनामिक असेसमेंट रिपोर्ट के आधार पर देश के सभी ब्लॉक्स को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है। अच्छा, 4 कैटेगरीज? कौन कौन सी? पहली है ओवर एक्सप्लॉइटेड, जहां ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन 100% से ज्यादा है। मतलब जितना पानी रिचार्ज हो रहा है उससे ज्यादा निकाला जा रहा है। बिल्कुल, हम अपने भूजल के सेविंग्स अकाउंट से पानी निकाल रहे हैं एक तरह से। ओ, दूसरी कैटेगरी है क्रिटिकल, जहां एक्सट्रैक्शन 90% से 100% के बीच है। ठीक है। तीसरी सेमी क्रिटिकल, जहां एक्सट्रैक्शन 70% से 90% के बीच है। और चौथी है सेफ, जहां एक्सट्रैक्शन 70% से कम है। तो इस साइंटिफिक कैटेगराइजेशन से फंड एलोकेशन का पूरा मॉडल ही बदल जाएगा। हाँ, एंड इफ वी कनेक्ट दिस टू द बिगर पिक्चर, तो ये एक फंडामेंटल शिफ्ट है। अब वाटर रिलेटेड वर्क्स पर मिनिमम स्पेंडिंग का एक मैंडेट है। जिन ब्लॉक्स को ओवर एक्सप्लॉइटेड और क्रिटिकल श्रेणी में रखा गया है, जहां पानी का संकट सबसे ज्यादा है, एग्जैक्टली, वहां एमजीएनआरईजीए प्रोजेक्ट कॉस्ट्स का कम से कम 65% पानी से जुड़े कामों पर खर्च करना अनिवार्य होगा। 65%? ये तो एक बहुत बड़ा कमिटमेंट है। बिल्कुल। सेमी क्रिटिकल ब्लॉक्स के लिए ये मैंडेट 40% है और सेफ ब्लॉक्स के लिए 30%। और इसे इंश्योर कौन करेगा? इसकी जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर मतलब डीपीसी या प्रोग्राम ऑफिसर की होगी। चलिए, ये तो हुए अमेंडमेंट्स। अब स्कीम के कुछ कोर फैक्ट्स पर नजर डालते हैं जो एस्पिरेंट्स के लिए जानना जरूरी है। जरूर। एमजीएनआरईजीए 2005 में लॉन्च हुई थी। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मतलब फंडिंग सेंटर और स्टेट दोनों से आती है। हाँ, रेशो आमतौर पर 60-40 का होता है। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और बजट 2025 में इसके लिए 86,000 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। और एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी रूरल हाउस होल्ड जिसका कोई भी अडल्ट मेंबर मतलब 18+ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करने को तैयार हो, वो ग्राम पंचायत में रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। मतलब ये डिमांड ड्रिवन है। हाँ बिल्कुल। ये स्कीम देश के सभी रूरल एरियाज में लागू है, सिवाय उन डिस्ट्रिक्ट्स के जो पूरी तरह से अर्बन है। अच्छा, स्कीम के कुछ और की फीचर्स हैं जो इसे काफी यूनिक बनाते हैं, जैसे वेज रेट का डिटर्मिनेशन और डिले कॉम्पेंसेशन। उनके बारे में भी बताइए। हाँ, इसके कई यूनिक फीचर्स हैं। पहला, वेज रेट बेसिस, मजदूरी दर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर एग्रीकल्चरल लेबरर्स यानी CPI-AL पर आधारित होती है। हालांकि स्टेट्स चाहें तो सेंटर द्वारा तय की गई दर से ज्यादा मजदूरी दे सकते हैं, टॉप अप कर सकते हैं। अच्छा। दूसरा, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, अगर काम के लिए अप्लाई करने के 15 दिनों के अंदर काम नहीं मिलता तो एप्लीकेंट अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस का हकदार होता है। ये तो एक तरह से राइट टू वर्क को प्रैक्टिकल शेप देता है। बिल्कुल। तीसरा फीचर है डिले कॉम्पेंसेशन। मस्टर रोल बंद होने के 16वें हन से अगर मजदूरी मिलने में देरी होती है तो 1.07% पर डे का कॉम्पेंसेशन मिलता है। ओह, ये अकाउंटेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, फिर है सोशल ऑडिट, जो ग्राम सभा के माध्यम से अनिवार्य है। और वेज मटेरियल रेशियो ग्राम पंचायत लेवल पे 60-40 होना चाहिए। मतलब 60% पैसा मजदूरी पर और 40% मटेरियल पर। एग्जैक्टली। और विमेन्स पार्टिसिपेशन पे इसका क्या असर हुआ है? मैंने सुना है वो काफी इंप्रेसिव है। बिल्कुल, ये इसकी सबसे बड़ी सफलताओं में से एक है। मैंडेट तो ये है कि कम से कम 1/3 बेनिफिशियरीज महिलाएं होनी चाहिए। लेकिन 2025 तक ये आंकड़ा 58% तक पहुंच गया है। वाओ, 58%! ये तो विमेन एम्पावरमेंट का एक जबरदस्त उदाहरण है। बिल्कुल है। क्या कुछ स्पेशल केसेस में 100 डे से ज्यादा का रोजगार भी मिल सकता है? हाँ, एडिशनल 50 डेज एम्प्लॉयमेंट का प्रावधान है। ये 2 मुख्य स्थितियों में मिलता है। पहला, सूखा या किसी और नेचुरल कैलामिटी की स्थिति में नोटिफाइड एरियाज में, और दूसरा, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006 के तहत फॉरेस्ट एरियाज में रहने वाले ST हाउस होल्ड्स के लिए।
इसमें स्पेशल कैटेगरी वर्कर्स का भी जिक्र है। इसका क्या मकसद है? इसका मकसद है सबसे वल्नरेबल सेक्शंस तक स्कीम का लाभ पहुंचाना। इसमें पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स, नोमैडिक और डीनोटिफाइड ट्राइब्स, 65 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजंस और कई अन्य लोग शामिल हैं। और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे हो रहा है ट्रांसपेरेंसी और कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए? यहाँ 2 मेजर इनिशिएटिव्स हैं। पहला, जियो एनआरईजी। इसमें जियो टैगिंग होती है, राइट? हाँ, स्कीम के तहत बनाए गए सभी एसेट्स की 3 स्टेज जियो टैगिंग होती है, काम शुरू होने से पहले, दौरान और बाद में। और दूसरा है उन्नति प्रोजेक्ट, जो MGNREGS वर्कर्स को स्किल ट्रेनिंग देकर उन्हें फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरफ ट्रांजिशन करने में मदद करता है। तो कुल मिलाकर MG नरेगा अब सिर्फ एक एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम नहीं रही, बल्कि ये क्लाइमेट रेजिलियंस और सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स की दिशा में भी एक बड़ा टूल बन गई है। प्रिसाइजली, ये दुनिया का सबसे बड़ा सोशल वेलफेयर प्रोग्राम है, जिसने न सिर्फ करोड़ों लोगों को इकोनॉमिक सिक्योरिटी दी है, बल्कि देश में वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स, चेक डैम्स और पॉन्ड्स जैसे हजारों ड्यूरेबल रूरल एसेट्स भी बनाए हैं। तो MG नरेगा में हमने देखा कि पॉलिसी कैसे एनवायरमेंटल रियलिटीज के हिसाब से अडेप्ट हो रही है। अब देखते हैं कि ये एनवायरमेंटल, जियोपॉलिटिकल और सोशल प्रेशर्स जमीनी स्तर पर देश और दुनिया में कैसे दिख रहे हैं। चलिए प्लेसेस इन न्यूज पर नजर डालते हैं और शुरुआत करते हैं भारत से। बिल्कुल, पहला स्थान है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल में क्या हुआ? वहां के नमचेक नमफुक कोल ब्लॉक में पहले कमर्शियल कोल माइनिंग का उद्घाटन हुआ है। ये नॉर्थ ईस्ट में एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है, लेकिन साथ ही फ्रेजाइल हिमालयन इकोसिस्टम पर इसके इम्पैक्ट को लेकर चिंताएं भी हैं। राइट, एनर्जी और एनवायरनमेंट का द्वंद्व यहाँ साफ दिखता है। नेक्स्ट ऑन द लिस्ट, मीगला पास, लद्दाख। यहाँ बीआरओ के प्रोजेक्ट हिमांक ने लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड बनाई है। 19,400 फीट, दैट्स इनक्रेडिबल। अगला है पटना, बिहार। यहाँ पवित्र जोरे साहिब को गुरुचरण यात्रा के जरिए न्यू दिल्ली से पटना साहिब गुरुद्वारा तक ले जाया जा रहा है। एंड बथु, असम। असम की बोडो कम्युनिटी के बथु रिलीजन को आने वाले सेंसस में एक अलग कोड दिया जाएगा। ये उनकी कल्चरल आइडेंटिटी के लिए एक बड़ी रिकॉग्निशन होगी। बिल्कुल। मणिपुर भी खबरों में था। हाँ, एक स्टडी ने मणिपुर की लोकटाक लेक में बढ़ते वाटर पोल्यूशन को बदलते लैंड यूज पैटर्न से जोड़ा है। ये झील केबुल लामजाओ नेशनल पार्क के साथ बॉर्डर शेयर करती है, जो दुनिया का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। एग्जैक्टली। नेक्स्ट, साउलकोट, JNK। यहाँ एनवायरमेंट मिनिस्ट्री की एपेक्स कमेटी ने साउलकोट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एनवायरमेंटल क्लियरेंस दे दी है। सुंदरबंस, वेस्ट बंगाल से भी कुछ पॉजिटिव खबर है। जी, सुंदरबंस एक्वाकल्चर मॉडल ने FAO ग्लोबल रिकॉग्निशन जीता है। और सारंदा, झारखंड। सुप्रीम कोर्ट बेंच ने झारखंड गवर्नमेंट को सारंदा में एक नई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी नोटिफाई करने का अंडरटेकिंग देने का आदेश दिया है। दैट्स अ विन फॉर कंजर्वेशन। अब स्पोर्ट्स की दुनिया से, अहमदाबाद, गुजरात। 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स के सेंचुरी एडिशन के लिए अहमदाबाद को बेस्ट सिटी के रूप में रिकमेंड किया गया है। और तमिलनाडु में? तमिलनाडु सरकार ने 4 स्पीशीज के कंजर्वेशन के लिए 1 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। कौन कौन सी स्पीशीज? लायन टेल्ड मकाक, मद्रास हेजहॉग, स्ट्राइप्ड हाइना और हम्प्ड हेडेड महासीर फिश। ग्रेट इनिशिएटिव। और भारत में आखिरी स्थान है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के 5 बीचेस को प्रतिष्ठित इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है। तो हमने देखा भारत में कैसे डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और कल्चर एक साथ चल रहे हैं। आप कैनवस को और बड़ा करते हैं और देखते हैं कि ग्लोबल स्टेज पर क्या हो रहा है। बिल्कुल, शुरुआत करते हैं सेंट्रल एशिया से, तजाकिस्तान। यहाँ क्या हुआ? बायलैटरल एग्रीमेंट एक्सपायर होने के बाद भारत तजाकिस्तान में आईनी एयर बेस से हट गया है। इंटरेस्टिंग। अब यूरोप चलते हैं, इटली। इटली में 2025 में जन्म दर एक नए रिकॉर्ड लो पर पहुंचने की आशंका है, जो एक बड़ा डेमोग्राफिक चैलेंज है। और मिडिल ईस्ट में सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने हाल ही में विवादास्पद कफाला सिस्टम को समाप्त कर दिया है। ये माइग्रेंट वर्कर्स के लिए एक बहुत बड़ी राहत की बात है। बहुत बड़ी। नेक्स्ट, तुर्की है। टर्की के बरिकेसिल प्रोविंस में 6.1 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया। और दी अमेरिकाज में? बारबाडोस में 88th कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री कॉन्फ्रेंस के दौरान लोकसभा स्पीकर ने एक इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन का नेतृत्व किया और हेटी में हिंसा के कारण 1.4 मिलियन लोगों के पलायन करने से डिस्प्लेसमेंट रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया है। That's a huge humanitarian crisis. वेनेजुएला भी खबरों में था। हाँ, वेनेजुएला ने अपनी कोलंबियन बॉर्डर पर सेना तैनात की है। अब वापस एशिया की तरफ आते हैं, ईरान। भारत को ईरान में शाबाहार पोर्ट पर US सैंक्शन से 6 महीने की छूट मिली है। ये भारत की कनेक्टिविटी के लिए बहुत क्रूशियल है। डेफिनेटली। एंड किर्गिस्तान। इंडिया और किर्गिज रिपब्लिक ने काउंटर टेररिज्म और रीजनल सिक्योरिटी पर सहयोग मजबूत करने पर सहमति जताई है। डुरंड लाइन, विवादित ड्यूरेंड लाइन पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बॉर्डर क्लैशेस हुए। पाकिस्तान से एक और खबर थी। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान ने US को पोर्ट पासनी को डेवलप और ऑपरेट करने का ऑफर दिया है। एंड नेबा मालदीव्स। मालदीव्स HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस B के मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन को रोकने वाला पहला देश बन गया है। दैट्स अ मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट इन पब्लिक हेल्थ। अब ईस्ट एशिया की तरफ, जापान। जापान ने दुनिया का पहला येन पेग्ड स्टेबल कॉइन लॉन्च किया है। थितु आइलैंड। एक चाइनीज शिप और एक फिलीपीन वेसल की टक्कर थितु आइलैंड के पास हुई, जो फिलीपींस द्वारा कंट्रोल किया जाता है। टेंशंस बढ़ रही हैं वहां। कतर। भारत ने अपनी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी UPI सर्विसेज को कतर तक एक्सपैंड कर दिया है।
फिलीपींस में भूकंप भी आया था। हाँ, 6.9 मैग्नीट्यूड का। एंड टीमोर लेस्टे, टीमोर लेस्टे आसियान का 11वां सदस्य बन गया है। वियतनाम से भी एक इंपॉर्टेंट न्यूज थी ना। हाँ, वियतनाम के हनोई में 72 देशों ने यूएन कन्वेंशन अगेंस्ट साइबर क्राइम पर हस्ताक्षर किए। और आखिर में मलेशिया, 22nd एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान इंडिया समिट मलेशिया में आयोजित हुई। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि चाहे MGNREGA में वाटर कंजर्वेशन का मैंडेट हो या सुंदरबंस का सस्टेनेबल मॉडल, पॉलिसी और प्रैक्टिस दोनों ही क्लाइमेट रियलिटी के साथ अलाइन होने की कोशिश कर रहे हैं। और साथ ही जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और सोशल चेंजेस दुनिया को लगातार एक नया आकार दे रहे हैं। दिस रेजेज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने देखा कि कैसे MGNREGA जैसी टॉप डाउन पॉलिसी ग्रासरूट्स लेवल पर इकोलॉजिकल चेंज लाने की कोशिश कर रही है। तो सोचने के लिए एक अंतिम विचार ये है, हम ऐसा पॉलिसी फ्रेमवर्क कैसे बना सकते हैं जो लोकल कम्युनिटीज को सिर्फ नेशनल मैंडेट्स फॉलो करने के लिए ना कहे, बल्कि उन्हें सच में एम्पावर करे, ताकि वे लाइवलीहुड और इकोलॉजी के बीच अपना खुद का यूनिक बैलेंस ढूंढ सकें। ये था आज का ऑडियो बुक डिस्कशन फ्रॉम विजन IS मंथली मैगजीन। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें, बिकॉज गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स। और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, जहां आपको कई अन्य स्टैंडर्ड बुक्स की ऑडियो समरी एंड नोट्स मिलेंगी। हमारी कोशिश है कि आप कहीं भी कभी भी सुनकर अपनी तैयारी जारी रख सकें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। धन्यवाद और जय हिंद।